हेलो फ्रेंड, आइए अब एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्लव राजवंश। बात अगर पल्लव राजवंश की जाए कि पल्लव राजवंश का वो भौगोलिक क्षेत्र कहाँ था जहाँ पे ये शासन करते थे, तो ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र के आसपास का जो एरिया होता था वहाँ पर इनका शासन हुआ करता था। वो उस एरिया में ये लोग शासन करते थे। जहाँ तक बात इनकी राजधानी की है, पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी थी कांची। कांची इनकी राजधानी हुआ करती थी। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी कांची थी। इनके मूल निवास स्थान की बात की जाए तो तोन मंडलम, जो बाद में कांची हुआ, तोन मंडलम और ये बाद में कांची हो जाता है, ये ही इनका मूल निवास स्थान होते हैं। ठीक है। वेनसांग ने कांची को 6 मील परिधि में विस्तृत बताया है। वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री होता है, पल्लव राजवंश में वो आया हुआ था और उसने जो है इनके बारे में विवरण दिया। उसने बताया कि पल्लव राजवंश लगभग 6 मील की परिधि में विस्तृत था, फैला हुआ था। एक मतलब विस्तृत भूभाग पे ये राजवंश स्थापित था, पल्लव राजवंश। ठीक है। और प्रारंभ में ये पल्लव राजवंश के जो शासक थे, ये प्रारंभ में किसके सामंत थे, तो ये कहा जाता है कि पल्लव राजवंश के लोग प्रारंभिक में सातवाहनों के सामंत थे। सातवाहन, चूँकि हमने देखा है सातवाहन वंश के बारे में, हमने आपको बताया भी है। इससे पहले पूरा एक टॉपिक हमारा चला है सातवाहन राजवंश में। तो सातवाहन राजवंश के शासकों ने एक विशाल भूभाग पर शासन किया था। तो हो ना हो कि पल्लव राजवंश के शासक प्रारंभिक समय में जब सातवाहनों का शासन चल रहा हो, तो सातवाहनों के शासन के दौरान ये इनके अधीन रहकर इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया होगा, प्रारंभ किया होगा। और धीरे धीरे जैसे ही सातवाहनों की सत्ता कमज़ोर हुई और ये लोग जब शक्तिहीन हो जाते हैं, तो इसी का फायदा उठाकर पल्लव शासक सिंह विष्णु, जो इस वंश का ये कहें कि संस्थापक शासक होता है, तो सिंह विष्णु ने जो है इस वंश को एज एक स्वतंत्र राजवंश की स्थिति में लाया। ठीक है। तो इसीलिए जो है इस वंश का जो संस्थापक होता है वो किसे माना जाता है, तो इस वंश का संस्थापक शासक होता है, संस्थापक सिंह विष्णु होता है। कौन होता है, तो सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो सिंह विष्णु को। इसी ने जो है पल्लव राजवंश को एक स्वतंत्र राजवंश की स्थिति में लाया। इसके पहले भी एक शासक होता है जिसका नाम जो है बड़ा कम किताबों में मिलता है। कुछ ही किताबों में इसके नाम का उल्लेख हुआ है। और जहाँ तक इसके नाम की बात है तो सिंह वर्मा उसका नाम होता है। जिससे पहले सिंह विष्णु के पहले जो शासक होता है, इसका नाम होता है सिंह वर्मा। सिंह वर्मा एज ए सामंत के रूप में, यूँ कहें कि सातवाहनों का एज ए सामंत होता है। इसी ने जो है पल्लव राजवंश को आगे बढ़ाया। लेकिन वास्तविक संस्थापक ये कहेंगे तो किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा सिंह विष्णु। सिंह विष्णु को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसका प्रथम। ठीक है। तो ये जानते रहिएगा, दोनों में ये अंतर है और इस अंतर को समझिएगा। अब आइए देखते हैं सिंह विष्णु की उपाधि क्या थी। तो सिंह विष्णु की उपाधि थी अवनी सिंह। क्या थी, अवनी सिंह। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए जानते रहिएगा कि अवनी सिंह किसकी उपाधि थी, तो अवनी सिंह जो है सिंह विष्णु की उपाधि होती है, अवनी सिंह। ठीक है। इसने मामलपुर का आदिवरा के मंदिर का निर्माण करवाया था। सिंह विष्णु ने मामलपुर के आदिवरा के मंदिर का इसी ने निर्माण कराया था। तो जब भी अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो आदिवरा। आदिवरा भगवान विष्णु को कहा जाता है। उनका जो विष्णु के 10 अवतार है, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बुद्ध अवतार, कृष्ण या बलराम अवतार और आखिरी जो है कल्कि अवतार। तो आदिवरा ये कहा जाता है भगवान का ही रूप है, भगवान विष्णु का एक रूप है आदिवरा।
तो जब भी अगर पूछे कि आदिवरा का तादात्म्य किससे स्थापित किया जाता है तो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आदिवरा मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो जब ये पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि सिंह विष्णु ने, और इसी में इसकी दोनों रानियों की प्रतिमा मिलती है, ठीक है, आदिवरा में ही। और इसी के दरबार में भारवी निवास करता था। कौन, तो भारवी, भारवी जिसने किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की थी। किरातार्जुनीयम, ये अगर पूछा जाए कि किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो भारवी, भारवी ने ही किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की। और ये किसके दरबार से संबंधित था, तो ये सिंह विष्णु के दरबार से संबंधित था। सिंह विष्णु के दरबार में ही निवास करता था। तो और उसके बाद पल्लव राजवंश का जो अगला शासक होता है इस वंश का, वो अगला शासक होता है महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन होते हैं, तो महेंद्र वर्मन प्रथम इस वंश का अगला शासक होता है। एक शक्तिशाली शासक होता है महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने लगभग 600 से लेके 630 ईस्वी तक इसने शासन किया। जहाँ तक महेंद्र वर्मन की बात है, तो महेंद्र वर्मन की कुछ उपाधियाँ हैं। जैसे महेंद्र वर्मन की जो उपाधियाँ हैं, तो इसकी है उपाधि है विचित्र चित्र, विचित्र चित्र, मत विलास और गुणभर, ठीक है। तो ये उपाधियां हैं महेंद्र वर्मन प्रथम की, विचित्र चित्र, मत विलास। चूंकि महेंद्र वर्मन ने ही लिखा था मत विलास प्रहसन, एक ग्रंथ लिखा था इसने मत विलास प्रहसन। तो ये पूछा जाए कि मत विलास प्रहसन किसकी रचना है, तो हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम की। मत विलास प्रहसन ये किसकी रचना है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम की है। और इसी में बौद्धों कापालिकों और कापालिकों के भ्रष्ट आचरण के बारे में पता चलता है, ठीक है। और बौद्धों और कालिकों के भ्रष्ट आचरण करने वाला क्या कि इनका मजाक उड़ाया गया है। तो ये जानते रहिएगा कि मत विलास प्रहसन में ही इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये कहें कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने पल्लव राजवंश को एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में परिणत कर दिया। सिंह विष्णु के द्वारा प्रदत्त ये साम्राज्य इसने और विशाल भूभाग में स्थापित किया। और इसी के समय में जो है इसका चालुक्य वंशी जो राजा होता है, यूँ कहें तो वातापी का जो चालुक्य वंशी शासक होता है पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वंशी राजा होता है पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन काल में ही पल्लव वंश की राजधानी कांची पर उसने आक्रमण किया। और ये कहें कि महेंद्र वर्मन प्रथम का पल्लव वंश चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका संघर्ष होता है। और पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया। और किसी तरीके से महेंद्र वर्मन ने अपनी राजधानी कांची को इसने जो है सुरक्षित रखा। कांची पर इसका अधिकार बरकरार रहता है। लेकिन ये जो है कहा गया कि पुलकेशिन द्वितीय ने इसे इतनी इस तरीके से रौंदा कि ये जो है अपने कांची के मंदिर के पीछे परकोटे पर जा छिपा और अपने किसी तरीके से जो है इसने अपने प्राण की रक्षा की। लेकिन ये कहें कि ये महेंद्र वर्मन प्रथम जो है जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का।
प्रारंभ में ये शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है, सॉरी जैन धर्म का प्रारंभ में अनुयायी था, और जैन धर्म के बाद में इसको एक संत है अप्पर के प्रभाव में आकर ये शैव धर्म स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा कि प्रारंभ में ये अगर पूछा जाए कि किस धर्म का अनुयायी था, तो ये प्रारंभ में जो है शैव धर्म का जैन मतानुयायी था, लेकिन कालांतर में जो है ये अप्पर के प्रभाव में आकर जो है ये किस धर्म को स्वीकार कर लेता है, तो शैव धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो अब आइए जो है आगे देखते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद जो है अगला इस वंश का शासक जो होता है वो कौन होता है पल्लव वंश का, तो अगला शासक होता है नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम इस वंश का अगला शासक होता है, जिसका टाइम होता है 630 से लेके 668, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम जिसका जो है टाइम होता है नरसिंह वर्मन प्रथम का 630 से लेके 668, और ये कहें कि इस वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी इसने, तो महामल्ल की या महामल्ल की, ठीक है। महामल्ल या मामल्ल की उपाधि इसने धारण की थी, और इसने जो है वातापी कोंड की भी उपाधि धारण की थी। किसकी, तो वातापी कोंड की, ठीक है। तो ये इसकी उपाधियां हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसने केरल का एक शासक होता है रवि वर्मा, केरल के शासक रवि वर्मन को भी इसने पराजित किया था, ठीक है। और उसके बाद इसका जो नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में ये कहा जाए, इसका जो संघर्ष होता है वो किसके साथ होता है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम का जो संघर्ष होता है ये चालुक्य वंशी शासक से इसका संघर्ष होता है। इसका जो समकालीन चालुक्य वंशी शासक होता है वो होता है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इसका चालुक्य वंशी समकालीन शासक होता है, और ये कहा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि महेंद्र वर्मन के शासन के समय में इसने पल्लव वंश पर आक्रमण किया था, अपनी विजयों से ये इतना अत्यधिक उत्साहित हो जाता है कि कुछ वर्ष बाद इसने जो है पुनः कांची पर आक्रमण किया। लेकिन जब इसने पुनः कांची पर आक्रमण किया तो अब कांची की परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब कांची में महेंद्र वर्मन की जगह एक शक्तिशाली शासक होता है जिसका नाम होता है नरसिंह वर्मन प्रथम। ये नरसिंह वर्मन प्रथम महेंद्र वर्मन की जगह शासन सत्ता पर आसीन होता है, और इसने जो है पुलकेशिन द्वितीय को जो है कई युद्धों में इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। ये कहा जाए कि परियाल, शूरमाल, मणिमंगल, परियाल, सूरमाल, मणिमंगल जैसे युद्धों में जो है इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, और पराजित करके इसको वापस खदेड़ देता है। लेकिन जो है ये नरसिंह वर्मन प्रथम अपनी विजय से इतना अत्यधिक उत्साहित हो जाता है कि उत्साहित होने के बाद इसने जो है चालुक्य वंश की राजधानी वातापी पर आक्रमण कर दिया, और चालुक्यों की राजधानी वातापी पर इसने आक्रमण करके वातापी नरेश पुलकेशिन द्वितीय को जो है युद्धभूमि में जो है उसकी पराजित करके उसको मार डाला। और उसके बाद वातापी कोंड की इसने उपाधि धारण की, क्योंकि वातापी कोंड का अर्थ ही होता है कि वातापी को जीतने वाला। तो इस तरीके से इसने वातापी को कोंड की उपाधि धारण करी, और वातापी को जीत कर जो है वहाँ पर एक अपना एज ए प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। तो अब जो है इस वंश का ये एक शक्तिशाली शासक सिद्ध होता है। इस तरीके से अपने पिता के हार का इसने जो है बदला ले लिया।
इस तरीके से नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पल्लव राजवंश को एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में स्थापित किया और इसने जो है चालुक्य वंश के शासक को पराजित करने के बाद अगला अभियान इसने जो है श्रीलंका के खिलाफ किया। श्रीलंका के लिए इसने प्रस्थान किया और ये चूंकि चालुक्यों के खिलाफ श्रीलंका का एक शासक होता है जिसका नाम होता है मानवर्मन। तो श्रीलंका के शासक मानवर्मन, श्रीलंका का जो शासक होता है मानवर्मन, इसने जो है चालुक्यों के खिलाफ नरसिंह वर्मन की मदद की थी। तो उसके बाद इसने चूंकि श्रीलंका में गृह युद्ध हो जाता है और उस गृह युद्ध में जो है मानवर्मन को अपदस्थ कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका पर अभियान किया और उस अभियान में इसने जो है मानवर्मन को सिंघल की गद्दी पर आसीन किया। सिंघल की गद्दी पर आसीन करने के बाद जब ये वापस आया तो वापस आने के बाद पुनः जो है वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाता है और इस युद्ध में मानवर्मन को पुनः पराजित करके सत्ता से पदच्युत कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पुनः जो है अपने सेनापति के नेतृत्व में एक सेना भेजी और स्वयं जो है ये काफ़ी दूर तक साथ जाता है। उसके बाद ये कहें कि इसने मानवर्मन को पुनः शासन सत्ता पर आसीन किया और आसीन करने के बाद ये मानवर्मन इसका एक मित्र शासक हो जाता है। और उसके बाद इसने जो है पल्लव राजवंश में इसने जो है एकात्मक मंदिरों का निर्माण कराया। ये कहें कि एकात्मक रथ मंदिरों का निर्माण इसने कराया, जिसको महाबलीपुरम का रथ मंदिर कहते हैं। महाबलीपुरम का रथ मंदिर। तो ये कहें कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया, एकात्मक रथ मंदिर का निर्माण कराया। एकात्मक का अर्थ होता है कि एक ही पत्थर को काट छाट के जब तराश से किसी मंदिर का निर्माण किया जाता है तो उसको कहते हैं एकात्मक मंदिर। तो एक ही पत्थर को काट छाट के तराश कर जो है इसने इस मंदिर का निर्माण करा, रथ का निर्माण करा। इसको कहते हैं सप्त पैगोड़ा रथ। ठीक है, सप्त पैगोड़ा रथ इसको कहा जाता है, सप्त पैगोड़ा। ये सप्त पैगोड़ा रथ का निर्माण किसने कराया? तो ये नरसिंह वर्मन होते हैं, जिसमें जो है युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, द्रौपदी रथ, ठीक है, वैलकुट्टे रथ, गणेश रथ। तो इस तरीके से जो है इसमें ये कहें कि इसमें 8 रथ होते हैं, लेकिन इसको सप्त पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, सप्त पैगोड़ा रथ। ठीक है, और इसमें जो सबसे छोटा रथ होता है वो होता है द्रौपदी रथ, जिसमें अलंकरण विहीन है, बिल्कुल सादा बनाया गया है द्रौपदी रथ। ठीक है, और सबसे बड़ा जो रथ होता है वो धर्मराज रथ होता है, अर्थात युधिष्ठिर का रथ होता है। इस तरीके से इसने जो है महाबलीपुरम को रथ मंदिरों से सजा दिया है। ठीक है, और इसीलिए युद्ध विजेता के साथ साथ जिसको कला के क्षेत्र में भी इसका विशेष योगदान होता है, और इसी के उपलक्ष्य में इसने महामल्ल की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, महाबलीपुरम में इन मंदिरों के निर्माण कराने के कारण ही इसने जो है महामल्ल की उपाधि धारण की थी। ये जानते रहिएगा जब भी पूछा जाएगा। और इसी के समय में जो है वेनसांग नामक एक चीनी यात्री होता है जो कांची आया था, कांची की यात्रा पर आया था, और कांची के बारे में इसने विशेष जो है उल्लेख किया है। तो इस तरीके से जानते रहिएगा नरसिंह देव वर्मन जो है इस वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है। नरसिंह देव वर्मन के बाद जो अगला शासक होता है वो होता है महेंद्र वर्मन द्वितीय इस वंश। आइए अब आगे देखते हैं, उसके बाद जो अगला शासक होता है उसको देखते हैं। अगला जो शासक होता है नरसिंह वर्मन के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय इस वंश का अगला शासक होता है। और महेंद्र वर्मन द्वितीय के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत कम समय तक इसने शासन किया। इसने 668 से लेकर 670 मात्र 2 वर्ष के लिए ये शासन इसने किया है महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। और ये कहें तो इसका जो काल होता है महेंद्र वर्मन द्वितीय का जो काल होता है
वो शांति का काल था, शांति का काल होता है, ठीक है। और इसने जो है एक घटिका विद्वानों की संस्था होती है। घटिका क्या होता है? तो विद्वानों की संस्था। इसने एक घटिका का निर्माण कराया था जो विद्वानों की संस्था होती थी। घटिका मतलब होता है विद्यालय की तरह होता है, विद्यालय, ठीक है, उसका निर्माण कराया था। और इसका काल जो है पूरी तरह से कैसा काल होता है? तो शांति का काल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कहें कि इस वंश का जो अगला शासक होता है महेंद्र वर्मन के बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम होता है। कौन होता है? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम इस वंश का अगला शासक होता है परमेश्वर वर्मन प्रथम। इसका जो शासन का टाइम होता है परमेश्वर वर्मन का, तो वो होता है 670 से लेके 700, 670 से 700, ये इसके शासन का टाइम होता है। जानते रहिएगा जब भी कभी पूछे शासन का टाइम परमेश्वर वर्मन का, तो 670 से लेके 700 इसके शासन का पूरा टाइम होता है परमेश्वर वर्मन का। परमेश्वर वर्मन प्रथम का जो संघर्ष होता है वो चालुक्यों के साथ इसका संघर्ष होता है। किसके साथ होता है? तो चालुक्यों के साथ, चालुक्यों के साथ इसका संघर्ष होता है। परमेश्वर वर्मन प्रथम का जो समकालीन चालुक्य वंशी शासक होता है वो होता है विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम। इसका समकालीन परमेश्वर वर्मन का समकालीन शासक होता है। विक्रमादित्य प्रथम ने जो है पल्लव राजवंश पर आक्रमण किया और ये कहा जाता है कि इस आक्रमण में परमेश्वर वर्मन पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद परमेश्वर वर्मन जो है अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाता है। और भागने के बाद जो है इसने जो है पुनः जो है अपनी शक्ति को सिंचित किया। क्योंकि विक्रमादित्य प्रथम के साथ इसके दो अन्य सहयोगी होते हैं जो विनयादित्य और विजयादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। दो अन्य ये सहयोगी होते हैं। परमेश्वर वर्मन की इन्होंने जो है राजधानी पर भी आक्रमण किया और उसके बाद ये इसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरीके से जो है इसने अपनी शक्ति को जो है ये पुनः सिंचित किया। इसने अपनी शक्ति पुनः संगठित की, एकत्रित की और उसके बाद जो है इसने विनयादित्य और विजयादित्य के ऊपर पहले दो सेना बनाई। इसने एक विजयादित्य और विनयादित्य के ऊपर आक्रमण किया और एक चालुक्य वंश की राजधानी पर अटैक किया। और उसके बाद इस आक्रमण में जो है विजयादित्य पराजित हो जाता है और विनयादित्य और विजयादित्य ये दोनों भी पराजित हो जाते हैं। विक्रमादित्य भी पराजित हो जाता है। इस तरीके से जो है इसने दूसरी बार हुए युद्ध में जो है अपनी सत्ता पुनः जो है स्थापित कर ली और अपने खोए हुए साम्राज्य पर पुनः जो है इसने अधिकार कर लिया। और इसने जो है गंगनरेश भूविक्रम को भी इसने जो है विलंदे में पराजित कर दिया था। तो ये जानते रहिएगा अगर जब पूछा जाए तो किस गंगसरे की भूविक्रम, भूविक्रम गंगनरेश शासक था भूविक्रम, तो इसने इसे भी पराजित कर दिया। गंगनरेश शासक को भी इसने पराजित कर दिया और उसके बाद जो है इन पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। और इस तरीके से जो है इसने ये परमेश्वर वर्मन अपने शासन सत्ता पुनः प्राप्त कर लेता है और फिर से ये जो है पल्लव राजवंश की राजधानी कांची पर अधिकार करके शासन करता है। उसके बाद पल्लव वंश का जो अगला शासक होता है परमेश्वर वर्मन के बाद इस वंश का अगला जो शासक होता है वो होता है महेंद्र वर्मन द्वितीय, ठीक है। परमेश्वर वर्मन के बाद अगला शासक देखते हैं कौन हुआ। तो अगला जो शासक होता है वो कौन होता है? परमेश्वर वर्मन द्वितीय प्रथम के बाद। आइए अगले शासक को देखते हैं जो इस वंश का अगला शासक होता है, बात उसकी करते हैं। अगला शासक है नरसिंह वर्मन द्वितीय। बात अगर नरसिंह वर्मन द्वितीय की करें तो इसके शासन के टाइम की बात की जाए
तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन के टाइम की जो बात है तो वो है 700 से लेके 728, ये इसके शासन का टाइम है। इसने 700 से लेके 728 तक शासन किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में जो है पल्लव चालुक्य संघर्ष रुक जाता है और ये साहित्य के क्षेत्र में इसने एक महती उन्नति करी। साहित्य के क्षेत्र में कहा जाए नरसिंह वर्मन द्वितीय तो ये कला साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करता है। इसी ने जो है कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, इस मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया और ये इसने जो है पल्लव वंश को जो है पूरी तरह से ये कहें कि पल्लव वंश को सजाने का जो कार्य किया वो किसने किया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही पल्लव वंश को सजाने का कार्य किया है। और महाबलीपुरम में इसने और एक मंदिर का निर्माण किया है जिसका नाम था शोर मंदिर। महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण, शोर मंदिर, तो महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया है? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। और इसकी कुछ उपाधियां हैं, राज सिंह, शंकर भक्त, आगमप्रिय, राज सिंह, शंकर भक्त, आगमप्रिय, राज सिंह, शंकर भक्त, आगमप्रिय, इसकी ये उपाधियां हैं जो इसके बारे में हमें पता चलता है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ये उपाधियां धारण करी थी और ये कहा जाता है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में जो है एक चीन का दूत मंडल भेजा गया था इसके दरबार में, ठीक है, चीन का दूत मंडल, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। चीन का दूत मंडल नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही चीन का एक दूत मंडल आया हुआ था और इसने नागापत्तिन में एक विहार निर्मित कराया था। ये कहे कि किसने जो है नागापत्तिन में एक विहार बनवाया था? नागापत्तिन, एक बिहार का निर्माण करवाया था। देखिए बिहार और चैत्य की बात है, दो तीन चीजें हैं तो जानते रहिएगा। अगर बिहार पूछे किसे कहते हैं? बिहार, चैत्य किसे कहते हैं? स्तूप किसे कहते हैं? तो तीनों अलग अलग चीज है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म में जो बिहार होता है वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के निवास स्थान होता है। जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उस जगह को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो उस जगह को बिहार के नाम से संबोधित करते हैं। और जो चैत्य होते हैं उनकी चिता के अवशेषों पर जिसका निर्माण करा दिया, चिता के भस्म अवशेषों पर, चिता के द्वारा जली हुई जो राख होती है उस पर अगर किसी का निर्माण करा दिया जाता है पूजा के निमित्त तो उसको क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। और उसके बाद स्तूप भी पूजा के निमित्त बनाया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर का निर्माण कराया जाता है वैसे ही बौद्ध धर्म में स्तूप का निर्माण कराया जाता है। तो जब कभी पूछे तो ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। अगला इसके दरबार में संस्कृत का एक विद्वान था दंडिन, संस्कृत का प्रकांड विद्वान दंडिन इसकी राजसभा में निवास करता था, ठीक है। दंडिन जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय की ही राज्यसभा में निवास करता था। तो इस तरीके से जो है साहित्य और कला के क्षेत्र में इसका विशेष योगदान है। राजनीति के क्षेत्र को अगर हटा दिया जाए तो साहित्य और कला के क्षेत्र को देखा जाएगा तो साहित्य और कला के क्षेत्र में किस पल्लव राजवंश ने ज़्यादा अपना विशेष योगदान दिया है, अगर ये इस बात को देखा जाएगा
तो हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसी ने जो है इस क्षेत्र में विशेष रूप से योगदान दिया है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद इस वंश का जो अगला शासक होता है वो होता है परमेश्वर वर्मन द्वितीय। कौन होता है? तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय अगला शासक, परमेश्वर वर्मन द्वितीय इस वंश का अगला शासक। इसने काफी अल्प समय तक शासन किया है, 728 से लेकर 800 तक इसने शासन किया। ठीक है, 728 से 730, सॉरी 728 से 730, मात्र 2 वर्ष के लिए तक। ठीक है, 728 से लेके 730 तक इसने अल्प समय तक, परमेश्वर वर्मन द्वितीय थोड़े समय के लिए शासन करता है। ठीक है, और इसी के समय में जो है पल्लव चालुक्य संघर्ष पुनः प्रारंभ हो जाता है। और इसके समय में परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय में जो पल्लव वंश का चालुक्य वंश का जो शासक होता है वो होता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने जो है विक्रमादित्य होता है चालुक्य वंश का शासक। विक्रमादित्य ने जो है इसके ऊपर आक्रमण किया, परमेश्वर वर्मन द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया। और ये कहा जाता है कि इसने जो है परमेश्वर वर्मन द्वितीय को पराजित कर दिया था, विक्रमादित्य द्वितीय ने। और इसी से लड़ते हुए ही परमेश्वर वर्मन द्वितीय जो है मारा जाता है। तो इस तरीके से जो है परमेश्वर वर्मन द्वितीय की हत्या किससे लड़ते हुए हुई थी? तो चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य द्वितीय। और इस अभियान में जो है चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य द्वितीय को जो है गंग शासकों ने जो है इसे सहयोग दिया था। तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय का जो है शासन का समय ज़्यादा लंबा नहीं होता, मात्र 2 वर्ष तक का होता है। और ये 2 वर्ष जो है ये चालुक्यों के खिलाफ जो है युद्धरत रहा। इसीलिए जो है इसको अन्य क्षेत्रों में इसने विशेष योगदान नहीं दिया और ध्यान भी नहीं दे पाता, क्योंकि अल्प समय होता है इसके शासन का। और परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बाद ये कहें इस वंश का जो अगला शासक होता है वो होता है नंदी वर्मन द्वितीय। इसका अगला जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? वो होता है नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय ये अगला शासक होता है। नंदी वर्मन द्वितीय के बारे में ये कहा जाए कि चूँकि अल्प समय में ही इसकी मृत्यु हो जाती है परमेश्वर वर्मन द्वितीय की, तो इसीलिए जो है शासन सत्ता जो है नंदी वर्मन द्वितीय के हाथों में आती है। और इसके समय में भी चालुक्यों का आक्रमण होता है। नंदी वर्मन द्वितीय का चालुक्यों के साथ संघर्ष होता है और ये कहा जाता है कि चालुक्य वंशी शासकों ने नंदी वर्मन द्वितीय को भी पराजित कर दिया था। और नंदी वर्मन द्वितीय जो है चालुक्यों से लड़ते हुए पराजित हो जाता है। इस तरीके से नंदी वर्मन द्वितीय शासक बनता है। ये कहें तो ये राज सिंह विष्णु की परंपरा से हटकर ये इसको शासक बनाया गया। उसी की समान विचारधारा से रखने वाले एक जो है शासक की परंपरा का ये होता है नंदी वर्मन द्वितीय। और नंदी वर्मन द्वितीय के समय में ही पांड्य शासक राज सिंह ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। राज सिंह ये पांड्य शासक होता है। पांड्य शासक राज सिंह ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इसे पराजित करके बंदी बना लेता है। राज सिंह ने नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित करके बंदी बना लिया। तो इसको जो है इसका सेनापति होता है नंदी वर्मन द्वितीय का सेनापति उदयचंद इसका सेनापति होता है। उदयचंद ने जो है पांड्यों को ऊपर आक्रमण करके अपने स्वामी को ये छुड़ा लेता है। और इस तरीके से जो है नंदी वर्मन को उदयचंद ने छुड़ाया। और उसके बाद जो है नंदी वर्मन का जो इसके बाद अगला युद्ध होता है वो राष्ट्रकूटों के साथ होता है। किसके साथ होता है? तो राष्ट्रकूटों के साथ होता है। इस समय राष्ट्रकूट वंशी शासक होता है दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंशी शासक कौन होता है? तो दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंशी शासक दंतिदुर्ग होता है। इसका राष्ट्रकूट वंशी शासक दंतिदुर्ग के साथ भी युद्ध होता है।
और ये कहा गया कि दंत दुर्ग ने इसे नंदीवर्मन द्वितीय को पराजित कर दिया था, लेकिन बाद में जो है इसने जो है इसके साथ संधि स्थापित कर ली और अपनी पुत्री रेवा का विवाह, अपनी पुत्री रेवा का विवाह जो है इसने नंदीवर्मन द्वितीय के साथ रेवा का विवाह कर दिया और दोनों में जो है मैत्री संबंध हो जाता है। और उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि ये नंदीवर्मन वैष्णव मतानुयायी था, वैष्णव धर्म को मानने वाला था। नंदीवर्मन द्वितीय भगवान विष्णु को मानता था। नंदीवर्मन द्वितीय ये कला और साहित्य के क्षेत्र में भी इसका योगदान था। इसने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कराया था। तो कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का इसने जो है निर्माण कराया था। तो इस तरीके से जो है नंदीवर्मन ये कहें कि पल्लव राजवंश का अंतिम आखिरी शक्तिशाली शासक होता है। उसके बाद होता है अपराजित, उसने भी कुछ समय तक शासन किया और अपराजित के बाद इस वंश का जो और एक दो शासकों के नाम मिलते हैं जो एज ए निर्बल शासक होते हैं इस वंश में। तो नंदीवर्मा चतुर्थ होता है, उसके बाद होता है कंपवर्मा। तो नंदीवर्मा चतुर्थ, उसके बाद जो है कंपवर्मा इस वंश में शासक हुए और इस तरीके से उसके बाद जो है पल्लव राजवंश का पतन हो जाता है और पल्लव राजवंश को समाप्त करके इस पर जो है नया एक राजवंश होता है जिसको कहते हैं चोल वंश। तो चोल वंश ने पल्लव राजवंश के ध्वंसावशेषों पर एक नए राज्य की स्थापना करी और इस तरीके से जो है पल्लव राजवंश की समाप्ति हो जाती है। अब आइए इससे कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाले हैं उन पर चर्चा कर लिया जाता है। पल्लव राजवंश के जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न बनेंगे उन्हें देख लिया जाता है। आइए इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर चर्चा कर लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन पल्लव राजवंश के बारे में, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा पल्लव राजवंश की राजधानी का सही आंसर हो जाएगा कांची। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांची इस राजवंश की राजधानी थी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पल्लव राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा सिन्न विष्णु। सिन्न विष्णु को पल्लव राजवंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अवनी सिंह किसकी उपाधि थी? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवनी सिंह किसकी उपाधि थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिन्न विष्णु। सिन्न विष्णु की उपाधि थी अवनी सिंह। और उसके बाद इस वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस वंश का वास्तविक संस्थापक जो है अवनी सिंह को ही माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए अवनी सिंह नाम नहीं देता तो उसकी जगह सिन्न विष्णु देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस पल्लव राजवंश के समय में चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्रवर्मन प्रथम। महेंद्रवर्मन प्रथम के समय में ही चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था। वातापी कुंड की उपाधि किसने धारण की? तो वातापी कुंड की उपाधि जो है नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण की थी। किसको पराजित करने के उपलक्ष्य में नरसिंहवर्मन द्वितीय ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही उसने ऐसी उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। सबसे छोटा रथ कौन सा है? तो द्रौपदी रथ, इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी रथ। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें जो है अलंकरण नहीं किया गया है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है
तो उसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ एकमात्र ऐसा रथ है जिसमें किसी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं किया गया है। और ये कहें धर्मराज रथ किसका रथ है माना जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। ठीक है। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस शैली के बनाए गए हैं, तो एकात्मक शैली के। ठीक है, एकात्मक शैली के मंदिर बनाए गए हैं, ये जानते रहिएगा, जब भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अगर ये पूछा जाता है तो ये हो जाएगा नंदी वर्मन द्वितीय, इसी ने जो है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन कि इसी से संबंधित कि पल्लव राजवंश में किसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको जानते रहिएगा, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक एसएससी रेलवे, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों में ये 100% क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं कि राजकुमारी रेवा का विवाह किसके साथ हुआ था? अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, राजकुमारी रेवा का विवाह नंदी वर्मन द्वितीय के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो नंदी वर्मन द्वितीय के साथ हुआ था। चीन का एक दूतमंडल किसके दरबार में भेजा गया? चीन का एक दूतमंडल किसके दरबार में भेजा गया? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में चीन का एक दूतमंडल भेजा गया था। और दांडिन किसकी राजसभा में को सुशोभित करते थे? ठीक है, तो दांडिन किसकी राजसभा में निवास करते थे? तो ये भी हो जाएगा इसका सही आंसर नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसी के दरबार में जो है दांडिन निवास किया करते थे। तो इस तरीके से जो है, और पल्लव वंश का आखिरी शासक कौन होता है? तो इसका आखिरी शासक देखिए, कभी कभी अपराजित को देता है और कभी कभी देता है कंपवर्मा को। तो चाहे अपराजित को दे दे, चाहे कंपवर्मा को दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ऑप्शन में अपराजित है, कंपवर्मा नहीं है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपराजित। लेकिन अपराजित के साथ साथ अगर कंपवर्मा भी दिया है ऑप्शन में, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कंपवर्मा। तो इस तरीके से इसको जानते रहिएगा, तो जब भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको बता सकते हैं। एकादित्य, कूटदंड और रणंजय, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकादित्य, कूटदंड और रणंजय किसकी उपाधि थी, तो ये जानते रहिएगा कि एकादित्य, कूटदंड और रणंजय ये किसकी उपाधि थी, तो ये जानते रहिएगा ये उपाधि है परमेश्वर वर्मन की। और ये मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन की है, महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, इस तरीके से जानते रहिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस राजवंश के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।